Good afternoon and Assalamu alaikum everyone. My name is Khurram Iqbal. I'm the Education Manager at ACCA Pakistan Karachi office. I welcome you all in the fresh series of the Bridging the Gap webinar. The 60-minute webinar mainly aimed at helping student affiliates relate exams with practical aspect of it and broaden their horizon by industry expert. Let me introduce you our guest speaker for today's session. We have been joined by Badr Khushru Saab. Badr Khushru Saab is the co-founder of Brahman and vice chairman and head e-commerce committee Pasha. Badr Saab brings over 20 years of rich and diverse experience, having built strong foundation with organizations like Sameda, Sustech, and Nishat Textiles. For over a decade, Badr Saab consulted for Google, Facebook, and Twitter as well as a first person on the ground in Pakistan. Currently, he's also serving as an executive in residence for one of the program for LUMS University, which is Technology Management and Entrepreneurship Program. Thank you very much, Badr Saab, for taking out time for today's session from your very busy schedule. Before I hand over to you, just a small housekeeping note for the student. आपके जो भी questions हो, you can put all your questions in the question panel, right? And during the session, I will take your question and Badr Saab will be answering to all your questions. So over to you, Badr Saab. Thank you very much, Masab. I hope you guys can hear me clearly. मैं कुछ चंद चीजों पे बात करना चाह रहा था जो हमने हाईलाइट की हैं क्लाउड और मोबाइल पे भी एंड देन ऑनवर्ड्स टू बिग डेटा डेटा एनालिटिक्स एंड सम ऑफ द चैलेंजेस और जो वहाँ हैं. I'll before I start my quick presentation, let's talk about a little bit about cloud and mobile. Masab, just a quick question. Sorry, मैं पहले ये बात नहीं कर सकता. क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ और अगर ऑडियंस में से कुछ लोग उसको जवाब दे सकें? Right, बिल्कुल sir, please go ahead. Okay. So cloud और मोबाइल में थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करता चलूं कि फर्क क्या है. इस मोबाइल इज समथिंग जिसको हम कह रहे हैं कि ये दिस टेक्नोलॉजी मोबाइल इज रिस्पॉन्सिव, विच मीन्स कि पहले कोई भी चीज जो बनती थी वो हार्ड कोड होती थी इंजीनियरिंग वाइज एक स्पेसिफिक स्क्रीन साइज और टेक्नोलॉजी के लिए. फॉर एग्जांपल, हम सबके घरों में पहले डेस्कटॉप पीसी थे, फिर लैपटॉप्स आ गए, तो हर चीज उनके हिसाब से बनती थी कि अच्छा मैक्सिमम स्क्रीन साइज क्या होगा, मैक्सिमम कंप्यूटिंग पावर क्या होगी, मैक्सिमम रैम पॉसिबल क्या है, तो उसके हिसाब से चीजें डिजाइन की जाती थी. विद द एडवेंट ऑफ न्यू स्क्रीन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज आप नोटिस करेंगे कि अब हमारे पास बहुत वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजीज हो गया. हमारे पास एंड्रॉइड फोन्स भी हैं, iOS फोन्स भी हैं, हमारे पास टैबलेट्स भी हैं, हमारे पास लैपटॉप्स भी हैं, हमारे पास टैबलेट्स भी हैं which are somewhere in between a phone and a tablet. हमारे पास डेस्कटॉप्स या वो भी हैं, अभी भी हम यूज करते हैं कुछ हाई कंप्यूटिंग के लिए उनको. फिर आप नोटिस करें थोड़ा सा और जरा ज्यादा डीप देखें तो हमारे पास इसमें बहुत डाइवर्सिटी आ गई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो हमारी गाड़ियों के अंदर भी एंड्रॉइड की डिवाइसेस लगी हुई हैं. हमारे नई जो डिवाइसेस आ रही हैं, अप्लायंसेस आ रही हैं, उनके अंदर भी ये डिवाइसेस यूज हो रही हैं. हर किसी की कंप्यूटिंग पावर फर्क है, हर किसी की स्क्रीन साइज एंड रेजोल्यूशन एंड कलर डेप्थ फर्क है. तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मोबाइल खासतौर पे इस एंगल से देखते हुए अब जो जितनी भी नई डेवलपमेंट बोथ इंजीनियरिंग वाइज एंड ऑल्सो फ्रॉम यूजर एक्सपीरियंस वाइज एंड यूजर इंटरफेस वाइज, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें इसमें देखने वाली हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल के एंगल से वो यूआई एंड यूएक्स है कि आपका यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस कैसा होगा. ये सब चीजें अब मोबाइल के लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिव के एंगल से बनाई जा रही हैं ताकि आपकी स्क्रीन कोई भी हो, आप एक स्क्रीन पे एक चीज देख रहे हैं और जैसे आप दूसरी स्क्रीन पे वो चीज देखें तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, रिस्पॉन्ड करे, एंड हेंस इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव डिजाइन इन दैट सेंस. सो मोबाइल को अगर आप नोटिस करें तो मोबाइल के लिए अब हर चीज, जैसे हम यूट्यूब को देख लें, आप फेसबुक को देख लें, आप देखेंगे कि वहाँ इंटरफेस चेंज हो जाता है उनका, मोबाइल का डिफरेंट होता है. डेस्कटॉप पे रहते हैं तो फर्क हो जाता है. नेटफ्लिक्स को लैपटॉप पे लॉन्च करेंगे तो फर्क होगा, टीवी पे देखेंगे तो फर्क होगा. टीवी इज अनदर स्क्रीन साइज फॉर प्रोडक्ट्स लाइक नेटफ्लिक्स. तो जो मोबाइल टेक्नोलॉजी अब उसमें देखें, टीवी के अंदर सीपीयू उतना पावरफुल नहीं होता है. सो द कंप्यूटिंग हैज टू बी डन एट द बैक एंड
टीवी सिर्फ डिस्प्ले कर देगा। मोबाइल में इतनी है कैपेसिटी कि बेसिक कंप्यूटिंग वहां हो सकती है, तो हेंस वो कुछ कंप्यूटिंग वहां भी हो जाती है और प्लस वो आपको रेंडर भी करके स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता है। जबकि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे आ जाए तो रीजनेबल कंप्यूटिंग एंड डिस्प्ले दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं। ये गेमिंग हो जाए, एंटरटेनमेंट की एप्स हो गई, लर्निंग एप्स हो गई, हर चीज में इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए और रखा जाता है अब। सो दैट्स काइंड ऑफ द हाउ मोबाइल टेक्नोलॉजी इज बीइंग सीन टुडे, कि कैसे डेस्कटॉप और लैपटॉप पे कुछ चीजें हार्ड कोडेड थी, मोबाइल के लिए अब वो रिस्पॉन्सिव हो गई। इट हैज टू रिस्पॉन्ड टू द साइज एंड कंप्यूटिंग ऑफ द डिवाइस इट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन। मूविंग टू द क्लाउड साइड, थोड़ा सा उसको भी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं अगेन बिफोर गोइंग टू माय प्रेजेंटेशन। जो आपका क्लाउड है, पहले क्या होता था कि हम एक कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप, एक लैपटॉप, एक इसी तरह एक सर्वर, हर जगह एक सर्वर होता है, उस सर्वर को रखा जाता था, थिंक ऑफ इट एज अनदर हाई एंड डेस्कटॉप, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके मल्टीपल लेयर्स बनते थे। अब इनको हम कहते थे होस्टेड सोल्यूशन। होस्टेड सोल्यूशन का कुछ चैलेंजेस थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सर्वर रखा और आप फॉर एग्जाम्पल आप एक इवेंट की टिकटिंग कर रहे हैं, पीएसएल आ रहा है, आपने पीएसएल की टिकट्स बेचनी है, आपने मल्टीपल बिठाए कॉल सेंटर एजेंट्स जो उस एक सर्वर को बार बार उस पर टिकट बुक कर रहे हैं, जो जो कॉल वो रिसीव करते जा रहे हैं। अब वो सर्वर की कैपेसिटी है, वो 2 या 3 लोगों तक तो बड़े अच्छा चलता रहा सर्वर, जैसे वो 10 लोग बैठे और उन्होंने टिकटिंग करनी शुरू की तो सर्वर की कैपेसिटी कम हो गई, सर्वर ने रिस्पॉन्ड स्लो करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता सर्वर क्रैश कर गया बिकॉज वो इतनी कैपेसिटी हैंडल नहीं कर पाता। फिर क्या हुआ, उन सर्वर से उन्होंने उस सर्वर्स को बड़ा करके सर्वर का एक उन्होंने फार्म बनाना शुरू किया, नॉट क्लाउड, सर्वर फार्म कहना शुरू किया। फिर ये मल्टीपल सर्वर्स लग गए, इनमें अब ज्यादा कैपेसिटी आ गई है, आहिस्ता आहिस्ता आप उसका पूरा एक सर्वर रैक बना लेते हैं, और फिर वो इवेंचुअली आपके डेटा सेंटर्स बनना शुरू हो गए कि जी अब डेटा सेंटर चाहिए, बिकॉज एक नॉर्मल सिंगल सर्वर ये कैपेसिटी नहीं रखता जो हमने काम करना है उस पर ही काम नहीं, उसको तो हमें पूरा एक डेटा सेंटर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बंदा नेटफ्लिक्स या यूट्यूब देखेगा तो थोड़े रिसोर्स चाहिए, जब मिलियंस ऑफ लोग रियल टाइम लाइव देख रहे होंगे तो बहुत सारा बैंडविड्थ, प्रोसेसिंग, बहुत कुछ चाहिए, तो उन सब के लिए आपको सर्वर फार्म्स और बहुत ज्यादा सर्वर चाहिए। इतने ज्यादा चाहिए होने लग गए कि वो आसान नहीं था कि उनको 100 से 200 सर्वर करने होते, तो आपको पूरा बैकएंड कोडिंग, इंजीनियरिंग सब कुछ चेंज करना पड़ता। इन सब चीजों को बाईपास करने के लिए और स्केल करने के लिए टेक्नोलॉजी जो इजाद की गई, दैट वाज कॉल्ड क्लाउड। क्लाउड इज, थिंक ऑफ क्लाउड एज एन इलास्टिक ऑप्शन। जिस तरह आप थिंक ऑफ क्लाउड लाइक, जिस तरह आप देखते हैं मोटरवे के ऊपर, टोल प्लाजा के ऊपर मल्टीपल उन्होंने बूथ्स बनाए हुए हैं, वो देखते हैं कि लाहौर या इस्लामाबाद से आने वाली ट्रैफिक, अगर लाहौर से आने वाली ट्रैफिक ज्यादा आ रही है तो वो एक साइड के बूथ बढ़ा देते हैं, दूसरी साइड के कम कर देते हैं। इसी तरह जब उस तरफ से ट्रैफिक ज्यादा आनी होती है तो इस साइड के बूथ कम करते हैं, उस साइड के बूथ बढ़ा देते हैं, तो इलास्टिक है, उन्होंने उसको फ्लेक्सिबल रखा है उन बूथ्स को। इसी तरह क्लाउड इज अ सेट ऑफ सर्वर्स which are put together in a very elastic way। आज आपको 2 सर्वर चाहिए, आप कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ चेंज कर दें 2 की, आपको एकदम 4 चाहिए, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, पीछे बैकएंड ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो सेल्फ मैनेज्ड, वेरी सीमलेसली मैनेज्ड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर सेटअप्स टुगेदर, सर्वर्स टुगेदर इज कॉल्ड अ क्लाउड। ताकि आपको फ्रंट एंड पे डिजाइनिंग के बाद, इंजीनियरिंग के बाद आपको ये सोचना ना हो कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपको सब कुछ नियर अनलिमिटेड स्केलेबल मिलता जाए और आप ग्रो कर सकें, ताकि आपने जो भी जितना भी सर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन, जिस दिन इलेक्शन होता है, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन हो और सब ने उस दिन वोट डालना हो, तो सब 9 बजे जैसे ही वोटिंग की टाइम खुलेगा, सब एकदम ऑनलाइन जाएंगे, एक ही वेबसाइट पे जाएंगे, उसको एक एकदम खोलने की कोशिश करेंगे, एकदम वोट डालने की कोशिश करेंगे, तो वो साइट बैठ जाएगी अगर वो क्लाउड पर नहीं होगी, अगर सही तरह से प्लान नहीं होगी। तो हेंस क्लाउड हेल्प्स यू ब्रिंग स्केलेबिलिटी। मगर क्लाउड आप इन हाउस नहीं बना सकते, क्लाउड आपका रिमोट सर्वर को लोकेशन पे या आपके डेटा सेंटर में क्लाउड्स बनते हैं, एंड हेंस द चैलेंज इज कि कई दफा वो आपके फिजिकल कंट्रोल में नहीं होते। अब क्लाउड्स बने तो क्लाउड के बाद उनके डिफरेंट ग्लोबल नोड्स बनने शुरू हो गए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लाउड बनाया पाकिस्तान में, मगर मेरे सारी ट्रैफिक आ रही है अमेरिका से, तो इट्स अ बिग फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन जो मुझे चाहिए होगा कि पहले मेरा यूजर पाकिस्तान आएगा फाइबर ऑप्टिक के थ्रू, फिर वो वापस डेटा लेकर जाएगा अंडर द सी। तो बेहतर ये होगा कि मैं इसी क्लाउड का एक रेप्लिका अमेरिका में भी क्रिएट कर दूं,
ताकि जब अमेरिका में ट्रैफिक आए तो वो वहां के मेरे क्लाउड से एक्सेस कर ले। तो इनको हम डिफरेंट नोड्स बनाना शुरू हो गए क्लाउड के। तो नाउ big cloud companies like Amazon, Microsoft Azure, Google, they have multiple global nodes, not only for easy routing to nearby proximity, but also as backups to other nodes as well. ताकि आपको कभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो फिजिकल सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको कोई भी चीज चलाने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन रन करने के लिए, आपको उसकी स्केलेबिलिटी का इशू ना आए। I hope this gives you a sense of what mobile technologies and how we look at mobile technology and what clouds are and how different clouds are than the traditional server setup. इस पे अगर कोई आपके सवाल आते हैं तो would love to hear them and I would like कि हम इसको एक interactive conversation रख सकें। एक और चीज थोड़ा साथ साथ आपको बताता चलूं, आप सब मेरे से कोई भी डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड है या सिली है, प्लीज आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस पॉसिबल, बिकॉज मैं खुद कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट नहीं हूँ। आई लर्नड इट ऑल द वे बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग है। तो वुड लव टू शेयर माय थॉट्स कि कैसे हम नॉन टेक्निकल लोग, नॉन कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स इन टेक्नोलॉजीज को समझ सकते हैं। So while I load my presentation, I would like, अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो Almas साहब please help me curate from the audience. And let me try to share my screen. Right, Balisa, we have a question. It's a big, it's a kind of big question. Is cloud Sorry, hackable? मतलब मुझे आप प्रेजेंटर बना सकते हैं ताकि मैं प्रेजेंट भी कर सकूं? मैंने ऑलरेडी आपको प्रेजेंटर के ही राइट्स शेयर किए हैं सर। यू जस्ट Okay. हैव टू शेयर योर स्क्रीन। मैं किस पे क्लिक करूंगा? वो जो माइक्रोफोन और उसके नीचे? जी, यहाँ पे ऑप्शन होगा शो स्क्रीन का सर। अच्छा, मैं आपको बल्कि ऑर्गेनाइजर भी बना दूं, सेम राइट्स दे देता हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे इट शुड बी विथ यू नाउ। हाँ, एक आइकन तो आ रहा है। वी कैन सी योर स्क्रीन, ईमेल। ओह अच्छा, आपको आ रही है मेरी स्क्रीन नजर? ओके, जी जी, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। Okay, so Let me forward. our first question, sir, is cloud hackable? And the Okay. second question is that what do entrepreneur person do after ACCA so that they can start their own business, such as start a firm, giving service of audit, tax, etc., or the जी, data analytics, big data, etc. So what path should we choose? नहीं सॉरी, दोबारा बताइएगा प्लीज, सॉरी शर्मा साहब। दो क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन है इज क्लाउड हैकेबल, नंबर वन। दूसरा उन्होंने स्टूडेंट ने पूछा है कि व्हाट शुड बी दे डू इफ दे वांट टू एंटर इन दिस आईटी बिजनेस after becoming the entrepreneur, if they are running their own business, right? So after having this all these accounting and finance core hardcore knowledge, right, by becoming the charter certified accountant, so what additionally they have to do, if they want to equip or if they want to be good समझ गया in terms of the knowledge, right, sir? Over to you. जी, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, जहाँ तक हैकेबल का ताल्लुक है, बट जस्ट टू कंफर्म शर्मा साहब, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना प्रेजेंटेशन? Sir, I can see your screen. ओके, परफेक्ट। सो जहाँ तक हैकेबिलिटी का ताल्लुक है, देखें कोई भी चीज हैकेबल है, कोई भी चीज, anything and everything is hackable. There is no thing which is 100% secure. आप सुनेंगे बेशुमार जगहों पे कि रिसेंटली हैक हुए हैं सर्वर्स दुनिया के, बहुत सारे, हर बैंक के, हर बड़ी कंपनी के। बल्कि जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक वगैरह, इनका एक बग बाउंटी प्रोग्राम होता है, बग बाउंटी, जिसका मतलब ये है कि जहां वो देखते हैं कि वो लोग जो हैक कर लें उनके सिस्टम को, उनको वो पैसे देते हैं, उनको वो एक एप्रिसिएशन के पैसे देते हैं कि आप लोग हमें हैक करें और हमें बता दें हमारी कमजोरी क्या थी सिस्टम में, तो ताकि हम उसके मुताबिक अपना जो है इम्प्रूवमेंट लें, सिस्टम को इम्प्रूव कर लें, इंजीनियरिंग को इम्प्रूव कर लें। सो ऑल बिग
tech firms have a bug bounty program. तो इसलिए कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। आप इसलिए नोटिस करते हैं कि आपने जो मोबाइल के अंदर एप्स इंस्टॉल की होती हैं, जो आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर चीज हर कुछ देर के बाद एक अपडेट आता है, उसका पैच आता है। जिस तरह गूगल प्ले स्टोर में या iOS पे आपको अपडेट्स आती हैं, वो इसीलिए आती हैं कि ताकि आप पे जो उनको बग्स पता चलते रहते हैं उनको अपडेट करते रहते हैं। सो देयर इज नथिंग व्हिच इज 100% सिक्योर। हाँ, आप मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क को, आप ट्रैकेबल रख सकते हैं रिस्क को, आप रिडंडेंसी प्लान कर सकते हैं कि अगर हैक हो जाएगा तो क्या होगा, अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा, मैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या होगा। अगर तो इस तरह की बेशुमार चीजें आप प्लान कर सकते हैं, उनकी उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट यू कांट बी 100% श्योर कि आप हैकेबल नहीं है, बिकॉज ये ताले और चाबी वाली गेम है। जहां ताला बनता है वहां चाबी बनती है, और वो हर दफा लोग उसको दे फाइंड सम लूप होल्स ईदर। रिमेंबर, दैट्स अ गुड पॉइंट। रिमेंबर, कई दफा लोग हैक करते हैं डायरेक्ट, यानी कि आपका पासवर्ड हैक कर लिया। फॉर एग्जांपल, आपका पासवर्ड किसी ने सिस्टम में जाके उसको इतना कर लिया एक्सप्लॉइट कि उससे आपका पासवर्ड ले लिया। मगर एक होती है जिसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग करके हैक करना। फॉर एग्जांपल, कि मैंने आप ही से तरीके से आपसे कुछ चीजें पूछी, सवालात तरीके से आपका जानने वाला हूं किसी तरह से, कि मुझे आपकी कुछ प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस पता चले, और मुझे सेंस हुआ कि आपके पासवर्ड या आप इन्हीं नामों के अराउंड अपने पासवर्ड रखते हैं। तो मैंने फिर उसको आइटरेशंस करके, मैंने उसके गेस वर्क करके मैंने आपके पासवर्ड खुद गेस कर लिया। सो देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, इनको हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। यू माइट वांट टू रीड अबाउट इट। तो देखें, कोई भी चीज हैकेबल है, हाँ, मगर आप उसके रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। तो क्लाउड पे ये आसान है, क्योंकि जो क्लाउड प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, कुछ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन वो देती हैं, कुछ उसके ऊपर आप अपनी लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड कर सकते हैं, कुछ आप अपनी प्रोग्रामिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं कि वो उनमें रिस्क और फर्दर मिनिमाइज हो जाए। फिर आप थर्ड पार्टी क्राउड सोर्स करते हैं लोगों से, जैसा मैंने बग बाउंटी प्रोग्राम बताया, इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। इस तरह आप हैकाथॉन्स करते हैं, आप लोगों को खुद इनवाइट करते हैं, हैकर्स को, आओ मेरे सिस्टम को हैक करके मुझे दिखाओ ताकि मैं अपने सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकूं। तो देर आर वेज टू मिनिमाइज द रिस्क and improve the system, but yes, everything is vulnerable. There is nothing 100% secure. दूसरी बात जहां तक आई कि आप लोग क्या कर सकते हैं अपनी इस डिग्री के बाद ताकि आप लोग भी इस तरफ आ सकें, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी, देखें, इस जितना बिग डेटा और एनालिटिक्स के अराउंड काम है, ये टेक्निकली जो आप अपनी अकाउंटिंग और फाइनेंस में पढ़ते हैं, उस काइंड ऑफ उससे रिलेटेड है। उसमें नंबर क्रंचिंग है, डेटा को स्ट्रक्चर करके क्रंच ही करना है ताकि आप डेटा से इंसाइट्स बनाएं और उस इंसाइट से एक्शन आइटम्स बनाएं और बिजनेस को इंप्रूव करें। सिंपल लॉजिक यही है हाई लेवल। इस चीज को डेटा वाली साइड पे ले जाने के लिए आपको ये करना होगा कि आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। बेशुमार डेटा साइंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, कोर्सेरा के ऊपर, आपके आई एम श्योर ACCA के भी शायद कुछ कोर्सेज हों। इसके अलावा बेशुमार थर्ड पार्टी और MIT, स्टैनफोर्ड वगैरह जिनके ऑनलाइन कोर्सेज पड़े हुए हैं, एडेक्स के बेशुमार कोर्सेज हैं जहां आप डेटा साइंस सीख सकते हैं। इसके लिए जो एक इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट आजकल चीज चल रही है वो R लैंग्वेज है। सो अगर आप R लैंग्वेज और पावर BI और डिफरेंट और कुछ टूल्स को भी सीख लेते हैं, कुछ टूल्स, कुछ लैंग्वेजेस, बट हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग कि ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करती है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप कर सकते हैं। तो आप ये सब कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो आप उनसे करते हैं। इसके अलावा अगर कोई और सवाल है इससे पहले कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन में डीप डाइव कर लूं। I think we can proceed with your presentation and then we'll finally take questions in the last 10-15 minutes. जी ठीक है जी। तो मैंने कुछ, आई जस्ट पुट टुगेदर फ्यू थॉट्स फॉर यू गाइस, एंड अगेन प्लीज आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप लोग इसके अराउंड अपने सवालात थोड़े से नोट कर लें ताकि हम उन पर डिस्कशन भी कर लें। इसके बाद ज्यादा लंबा नहीं है मेरी प्रेजेंटेशन। एक बात ये कि आज बिग डेटा है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब कुछ है, कल कुछ और होगा, बट द होल आइडिया हियर इज कि आपको अपनी कंपनी को, अगर थिंक ऑफ योर सेल्फ एज ईदर एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योर्स, या आप अपना काम कर रहे होंगे या आप किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे होंगे। दोनों केसेस में आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपने अपने बिजनेसेस को इंप्रूव करना है ताकि आप रेलेवेंट रह सकें मार्केट को। अगर आप नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तो इवेंचुअली आप you'll be left behind. So it's a matter of
फ्यू इयर्स कि अगर कंपनी अपने आप को चेंज ना करे तो इवेंचुअली दे डाई डाउन, और टेक्नोलॉजी के टाइम पे ये ट्रैक बहुत तेज हो गया है, तो यू नीड टू रियली अडेप्ट टू चेंज स्पेशली विद न्यू टेक्नोलॉजीज वेरी वेरी क्विकली। अब जो जिस वक्त में हम हैं ये सब अनचार्टेड है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए है। सो कोविड टाइम्स आर समथिंग विच इज एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड, किसी को नहीं पता था दुनिया में ट्रेवल कम हो जाएगा, सब कुछ इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, बट ये चैलेंजेस हैं, और इस दौरान हमारे ही कंज्यूमर्स और कंपेटिटर्स फास्ट हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को और इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वी हैव अ ह्यूज काइंड ऑफ अ चैलेंज टू सर्वाइव इवन। तो आपको अपनी जॉब्स को भी बेहतर करना है, आपने अपने लिए एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी है, इन सब कामों के लिए आपको तेज होना है, फास्ट होना है। इट इज नॉट जस्ट द सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, इट इज द सर्वाइवर ऑफ द फास्टेस्ट। फास्ट होने के लिए बहुत सारा डेटा है, उस डेटा को एनालाइज करना है, सिंथेसाइज करना है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट बिग डेटा इज ऑल अबाउट, कि बहुत सारा डेटा को, जो लार्ज डेटा सेट्स हैं उनको पहले एक तरीके से स्ट्रक्चर करना, क्लेंस करना, नीट क्लीन करना, और फिर उसमें से अपनी इनसाइट्स ड्रॉ करके एक्शन आइटम्स बनाना। हाई लेवल ये ओवरव्यू है हम सबके लिए। और डिजिटल का फायदा ये हुआ है कि इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, हम सब इस चीज में बराबर हैं। तो जो टूल्स मेरे पास हैं वही टूल्स आपके पास हैं, वही टूल्स किसी डेटा साइंस वाले के पास हैं, वही टूल्स अमेरिका में है, वही टूल्स पाकिस्तान में है। तो अगेन अगर आप अपने आप को अपस्किल कर लेते हैं, आप थोड़ा सा डेटा साइंस को समझ लेते हैं, बिग डेटा को समझ लेते हैं, उसकी कुछ सर्टिफिकेशन ऑनलाइन ले लेते हैं, तो यू कैन इमीडिएटली एड ऑन टू योर ACCA डिग्री एज अ डेटा साइंस एनालिस्ट एज वेल, एंड दैट्स इजीली पॉसिबल बिकॉज आप सबका जनरली माइंडसेट इसी तरह ड्रिवन है कि नंबर्स को समझना और उनसे इनसाइट्स ड्रॉ करनी और उनको क्रंच करना है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर। जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि डेटा साइंस में इन सब चीजों का आपस में क्या रिलेशनशिप, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग इस एंगल से दिखा सकूं कि हम सबका आपस में क्या रिलेशनशिप है इनका डेटा साइंस का। तो एक है बिग डेटा। बिग डेटा लेफ्ट बॉटम पे जो सर्कल है अगर आप देख रहे हैं, तो बिग डेटा का मतलब यहाँ ये है लार्ज डेटा सेट्स। मेरी फॉर एग्जांपल मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है, मेरी दिन की 10,000 ट्रांजेक्शन हो रही हैं और महीने की वो बन जाती हैं 3 लाख या 3 मिलियन ट्रांजेक्शन। इसी तरह बहुत सारे बैंक्स हैं, उनकी ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी, एटीएम की डिफरेंट जगहों पे ट्रांजेक्शन हो रही होंगी, दुकानें हैं, चेन स्टोर्स हैं, उनकी दुकानों से भी बिक रहा है, ऑनलाइन भी बिक रहा है, उनका होलसेल भी बिक रहा है, उनका एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बहुत सारा डेटा है। ये सब डेटा, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डेटा, कुछ एक्सेल में पड़ा हुआ है, कुछ डेटाबेस में पड़ा हुआ है, कुछ कहीं पड़ा हुआ है, ये सब मिला के बिग डेटा बन जाता है। अब मैं अगर इस डेटा के ऊपर कुछ छोटा मोटा एनालिटिक्स कर लूं, तो मेरा ऊपर वाला सर्कल है कि मैंने एनालिसिस बेसिक कर लिया एक्सेल की शीट में जाके, कुछ ग्राफ्स बना लिए बेसिक, तो दैट इज वेरी रिएक्टिव कि मैंने देखा कि क्या हुआ और मुझे एक वन टाइम स्नैपशॉट मिल जाएगा उसका। सो दैट्स द डेटा एनालिसिस ऑफ दिस बिग डेटा और एनी टाइप ऑफ डेटा आई हैव हैड। अगर मैं इस डेटा के साथ कुछ एल्गोरिदम्स यूज कर लूं, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स यूज कर लूं, तो मेरा जो डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस है, वो मशीन लर्निंग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मैं पैटर्न्स डिटेक्ट करना शुरू कर दूंगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक आसान फर्क आपको बता दूं आसान अल्फाज में। मशीन लर्निंग का मकसद ये है कि बहुत सारे डेटा से स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझना और उससे लर्निंग्स लेकर आना, उससे पैटर्न्स बनाना। लोग क्या कर रहे थे, ट्यूसडे को सुबह सबसे 11 बजे लंच ऑर्डर होता है, संडे को सबसे रात को सबसे ज्यादा पिज्जा ऑर्डर होता है, वगैरह वगैरह। डिफरेंट डेटा से डिफरेंट एनालिसिस निकालना, ये मशीन लर्निंग का काम है। मशीन लर्निंग से जो आप सीखते हैं डेटा एनालिसिस, उसको जब आप एक्शन आइटम में कन्वर्ट करते हैं तो वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो जाता है आपका एक्शन, एंड हेंस यू कॉल इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस तरह मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग समझने के लिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शंस लाने के लिए, उसको यूज करने के लिए। दैट्स हाउ दे आर रिलेटेड। तो जब आप बहुत सारे बिग डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो डेटा माइनिंग कहलाता है। और मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग अब आपको मैंने समझाया। अगर आप बहुत सारे बिग डेटा को एल्गोरिथम्स में थ्रू डिफरेंट टूल्स एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, SPSS, स्ट्रेटा वगैरह वगैरह, तो वो आपके सॉफ्टवेयर टूल्स भी आ जाएंगे। अगर आप ये सब कुछ इकट्ठे करेंगे तो ये और इनको कंबाइन कर लेंगे तो आपका बिग डेटा एनालिटिक्स बन जाएगा। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये सब चीजें आपस में कैसे रिलेटेड है। इसको अगर आप एक और एंगल से देखें, तो एक तरफ मैंने आपको बताया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, विच इज द कंप्यूटर साइंस पार्ट, एक तरफ मैथमेटिक्स और एल्गोरिथम्स वाला पार्ट है या स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। मगर ये दोनों जीरो हो जाएंगे अगर इस
इस डेटा एनालिसिस को करने वाला शख्स या टीम डोमेन नहीं समझते। अगर फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और आपको दवाइयों की बेसिक सेंस नहीं है, आप डोमेन एक्सपर्ट नहीं है, तो आपकी ये मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की एनालिसिस का सही रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज आप उस डोमेन या उस कैटेगरी को नहीं अच्छी तरह समझते। तो डेटा साइंस का मतलब ये है जहां मैथ, डोमेन एक्सपर्टीज और कंप्यूटर साइंस तीनों आकर मिल रहे हो और तीनों इकट्ठे काम करें, दैट इज डेटा साइंस। कि आप साइंटिफिकली डेटा को प्रोसेस करके उससे कुछ इंसाइट्स ड्रॉ करते हैं एज मशीन लर्निंग, और फिर उससे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते हैं इन रियल टाइम, नॉट अ वन टाइम स्नैपशॉट, एक दफा ग्राफ नहीं, रियल टाइम डेटा क्या आ रहा है, रियल टाइम उसकी बेसिस पे मैंने कैसे रिएक्ट करना है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So this is just to give you a sense of how all of this is structured. ये कैसे यूज किया जाता है? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। हर किसी का डिफरेंट एक एंगल है कि उनको क्या चीज चाहिए। किसी को कुछ चाहिए, किसी को चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में जाएंगे तो उनको वो चाहेंगे कि मैं अपना फ्रॉड प्रिडिक्ट करूं कि कितने लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आप सोशल नेटवर्क चला रहे हैं तो आप देखना चाहेंगे कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है। अगर आप ई कॉमर्स रन कर रहे हैं तो आप वेब स्ट्रीम देखना चाहेंगे लोग मेरी वेबसाइट पे कहाँ से एंटर होते हैं और क्या क्या ऑर्डर करते हैं और कहाँ से निकल जाते हैं। तो अगर आप बहुत सेल्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि मेरी अगले महीने सेल्स की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी ताकि मैं प्रोडक्शन उसके हिसाब से कर सकूं। So there are different needs why you want to do big data analytics within this category. So that's how it is structured and how there are organizational needs which differ. HR डिपार्टमेंट ये देखना चाहेगा कि कब मेरे लोग ज्यादा छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं, तो वो उस डेटा को एनालाइज करना चाहेंगे। मार्केटिंग वाले और सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले अपनी कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन और इफेक्टिवनेस देखना चाहेंगे, सेल्स वाले अपनी सेल्स की प्रोडक्शन की एक्यूरेसी देखना चाहेंगे, प्रोडक्शन वाले अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहेंगे। Everyone has a different need within the same organization and overall business goals achieve करने के लिए वो उसको उस एंगल से देखते हैं। So जनरली जब आप एक स्ट्रक्चर करते हैं बिग डेटा और एनालिटिक्स को, तो आप इस एंगल से देखते हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस गोल क्या है, फिर मैं करंट कहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे उसको कैसे आगे लेकर जाना है ताकि मैं उसके हिसाब से अपने बिग डेटा का एक स्ट्रेटेजी बना सकूं कि मैंने किस टाइप के डेटा को कैसे एनालाइज करना है। So that's how you actually devise a strategy or a roadmap for your big data analytics within an organization, चाहे आप small business है या large organization। और आप उसके हिसाब से कुछ प्रायोरिटाइज भी करते हैं कि मैंने किस चीज को पहले एनालाइज करना है, मेरे पास किस टाइप का डेटा आसानी से अवेलेबल है, कौन सा डेटा जो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अवेलेबल है, कौन सा डेटा है जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कौन सा डेटा मेरा इन हाउस है, कौन सा डेटा मुझे शायद आउटसोर्स या कलेक्ट करवाना है। यहाँ मैं थोड़ा सा एक और भी चीज क्लैरिफाई करता रहूं, एक होते हैं डेटा साइंटिस्ट, एक होते हैं डेटा इंजीनियर। जो डेटा इंजीनियर हैं उनका काम होता है कि जब डेटा कैसे कलेक्ट होगा, डेटा कैसे सेव होगा, डेटा कैसे कितनी जल्दी एक्सेस कर पाएंगे हम, डेटा के लिए डेटाबेसेस कौन सी होंगी, सर्वर्स कैसे होंगे, क्लाउड कौन सा यूज करूंगे, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें डेटा इंजीनियर का काम। डेटा साइंटिस्ट इस कलेक्टेड डेटा बाय द इंजीनियर्स के ऊपर मैथमेटिकल मॉडल्स और डोमेन नॉलेज और वो सब अप्लाई करते हैं। हेंस द डेटा साइंटिस्ट इज द गाय और द पर्सन who does all the analytical part over this and then devises some insights out of it. But data engineer उसको store करने में, protect करने में, cleanse करने में उस पे काम करते हैं। So this is how data science and data engineering is also different. But this is how organizations prioritize कि मुझे कौन सा, तो अपना प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाते हैं और उसकी बेसिस पे देखते हैं मुझे कौन सा डेटा पहले एनालाइज करना है, किस टाइप का एनालाइज करना है। बट रिमेंबर, आपको बहुत सारा डेटा डिफरेंट कामों के लिए एनालाइज करना है, बिकॉज जो जिसको हम ग्रोथ हैकिंग कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत सारे डेटा चाहिए। डेटा की बेसिस पे आप डिफरेंट हाइपोथेसिस सेट करते हैं और फिर उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड दोज व्हिच आर प्रूवन राइट आप उनको ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर ग्रो करते रहें। सो दैट्स हाउ डेटा इज यूज्ड एट डिफरेंट लेवल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बट कोई भी एक वन साइज फिट ऑल आंसर नहीं है इसका। हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं और डिफरेंट उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि कई कई बिजनेसेस को भी डेटा साइंस साइंटिस्ट टीम्स बनाने का चैलेंज है। सो दे शुड पार्टनर विद द राइट टीम हु कैन डू इट फॉर देम। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी डेटा ड्रिवन ऑलरेडी, उनके केस में इट इज वेरी गुड कि वो इन हाउस टीम भी बना लें साथ एक पैरेलल, बट you need to do the right mix
कि आपने कितना इन हाउस करना है, कितना आउटसोर्स करना है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सही बैठता है. सो इट्स नॉट अ वन साइज फिट ऑल आंसर टू दैट. तो the challenge is कि आप you're almost there in terms of as ACCA students. आप सब डेटा को समझते हैं, डेटा को देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग के एंगल से, पर्सपेक्टिव से, फाइनेंस के. अब अगर आप बहुत सारे डेटा को, बहुत सारे सालों के डेटा को इकट्ठे देखें, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और फिर आप उससे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ लाने की कोशिश करें, दैट इज वेयर द मैजिक विल हैपन. सो डेली रिपोर्टिंग, वीकली रिपोर्टिंग आई थिंक अब बहुत सारी ऑटोमेट भी हो गई है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल भी हैं, कंप्लायंस के लिए भी आप कर सकते हैं. बट आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू डीप डाइव एनालिटिक्स, ताकि आप उनको बिग डेटा एनालिटिक्स करके ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकें कि क्या चीजें हैं. फॉर एग्जांपल हो सकता है उनकी कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक ना हो रही हो सकता है वो कहीं ब्लीड कर रहे हो या लीकेज हो उनके अकाउंटिंग में. So that all can be identified through big data. You can actually do that. अगर कहीं fraud हो रहा है, आपको पता चल सकता है कि procurement में कोई issues आ रहे हैं वगैरह वगैरह. So all of this is possible. But थोड़ा सा आपको अपने traditional tools से निकलकर mindset को change करके data analytics के एंगल से देखना पड़ेगा, big data के एंगल से, और data science को leverage करना पड़ेगा. तो आप हो गए domain expert, आपको एक साथ computer scientist और एक आपको जो है वो mathematician या statistician चाहिए, ताकि आप तीनों मिलकर इस data को analyze करके इससे जो है वो इनसाइट्स ड्रॉ कर सकें जो कि एक्शनेबल आइटम्स में कन्वर्ट हो सकें, एक्शंस में कन्वर्ट की जा सकें. सो थैंक यू सो मच. मैं आई होप दिस गिव्स यू बिट ऑफ अ सेंस एंड आइडिया अबाउट व्हाट बिग डेटा और इसके अराउंड मोबाइल और ये सारा. आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चंस एंड थॉट्स नाउ. Thank you, Badr Sab, for sharing the vast knowledge of your experience. Right, yes, we have a couple of questions. If you can, if I request you, if you can answer briefly to these questions. Right, so our next question is, what is the application of cloud in a business, and to what extent we can use in transforming business practices? What opportunities are available in application of cloud in business? जी मैं समझ गया. So that's a good question. I think ये जो आफान साहब, ये जो सवाल है बड़ा सिंपल है. अगर आपका बिजनेस जीमेल इस्तेमाल कर रहा है, जीमेल ईमेल भी इस्तेमाल कर रहा है, तो क्लाउड पे होस्टेड है. तो आपको देखें, आपको पता भी नहीं होगा बहुत सारी चीजें जो आप इस्तेमाल करते हैं वो क्लाउड बेस्ड ही हैं. अगर आप नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं, जीमेल यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं लर्निंग के लिए एचआर डिपार्टमेंट में, अगर आप गूगल शीट्स या गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, या आप माइक ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं, दे आर ऑल, जिस तरह जब आप अगर आप जूम और गो टू मीटिंग जब हम यूज करते हैं तो ये तो एटलीस्ट हमारे कंप्यूटर्स में, बट इनका सारा डेटा जो लाइव स्ट्रीम हो रहा है हमारे पास इस वक्त, ये सब भी क्लाउड के थ्रू हो रहा है. इसी तरह जब आप गूगल मीट यूज करते हैं या आप व्हाट्सएप पे जो आपका डेटा बैकअप हो रहा है, दैट्स ऑल इन द क्लाउड. So you are actually implicitly using a lot of cloud tools within your organization already. However, बहुत सारे, एक गुड क्वेश्चन है इस सेंस में कि बहुत सारी चीजें हम अभी हमारे बिजनेसेस में, एसएमईज पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें लोकल सर्वर के ऊपर रखते हैं अभी भी. अब उसमें क्या मसला है? फॉर एग्जांपल मैंने दफ्तर में एक सर्वर रखा है, उस पर मेरा सारा अकाउंटिंग का डेटा पड़ा हुआ है. खुदा ना खास्ता चोरी हो गया तो मैं जीरो हो जाऊंगा, बिकॉज क्लाउड पे उसका बैकअप कोई नहीं होगा मेरे पास. अगर वो सर्वर आग लग गई मेरे दफ्तर में, खुदा ना खास्ता, अगेन डेटा जीरो हो जाएगा. बारिश हो गई, कोई हार्ड डिस्क खराब हो गई, कंप्यूटर में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया तो मेरा डेटा जाया हो जाएगा. तो इसलिए बहुत सारी चीजें अब क्लाउड के ऊपर या तो नेटिवली रखी जाती हैं या उनको बैकअप किया जाता है. तो क्लाउड बहुत जरूरी है. इसी तरह पहले आपको याद होगा, अगर आप एक ब्रांड की एक ब्रांच में जाते थे और आप पूछते थे ना मुझे इस साइज का शू निकाल दें, तो वो कहते थे हाँ जी ये हमारे पास ये वाला साइज तो नहीं आज. तो आप उनसे पूछते थे आपकी उस वाली ब्रांच पे है, कहते थे नहीं जी हमें नहीं पता, आपको जाके चेक करना पड़ेगा. अब अगर आप जाके पूछेंगे तो वो उसी वक्त कंप्यूटर पे चेक कर लेते हैं कि अच्छा हाँ जी ये वाला साइज उस ब्रांच में मिल जाएगा, आप उधर से जाकर. वो कैसे करते हैं? बिकॉज उनका डेटा सारा क्लाउड में सिंक हो रहा है. सो दे नो कि हम रियल टाइम देख सकते हैं कि बाकी ब्रांचेस में इस वक्त क्या सिचुएशन है उसी प्रोडक्ट या एसकेयू की. तो हेंस क्लाउड is very beneficial both for SMEs and for large organizations. एक और इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर दूं प्रैक्टिस पे, क्लाउड का फायदा ये है कि क्लाउड आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हम पहले लेते थे कैपेक्स बेस्ड, यानी कि पहले मैं सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देता था किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को और फिर उनसे सॉफ्टवेयर खरीदता था और फिर मैं इंप्लीमेंट करता था. लाख रुपए, 10 लाख, 50 लाख, जो भी मेरी वैल्यू है, मैं पहले उनको सर्टेन अमाउंट देता था.
अब क्लाउड से आसानी ये हो गई है कि जिसको हम कहते हैं SaaS मॉडल आ गया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि अब आपको अपफ्रंट पैसे नहीं देने, आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतने पैसे दे दें। सो जितना आप उसको यूज करेंगे उतने पैसे आप देते हैं। जिस तरह आपने जीमेल में जितनी स्टोरेज इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने एक्स्ट्रा स्टोरेज इस्तेमाल की उसके पैसे दे दें, जब स्टोरेज कम इस्तेमाल करेंगे पैसे कम कर दें। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का फायदा ये हो गया कि आप कैपेक्स से निकलकर ओपेक्स मॉडल पर आ गए, ऑपरेशनल एक्सपेंस बन गया आपका ये क्लाउड, रादर देन अपफ्रंट कैपेक्स। फायदा क्या हुआ, कैपेक्स पहले करते थे, उसके बाद अगर सिस्टम सही नहीं चला तो जीरो हो गया, सारे पैसे वेस्ट। ओपेक्स का क्या फायदा है, पहले आपने ट्रायल कर लिया थोड़े बंदों पे, सही हो गया, ज्यादा बंदे और इन्वॉल्व कर लिए अपनी टीम के और उसको स्केल कर लिया, और जितने बंदे इस्तेमाल करेंगे उतने पैसे आप देते हैं। तो इसलिए क्लाउड के बहुत बेनिफिट्स हैं छोटे बिजनेस के लिए खास तौर पर। Sure, thank you very much. Our next question is, when we face outage of internet, like previously we were hit by shark attack on cables in the sea. So how do cloud helps us in during those difficult times? गुड क्वेश्चन। ये जो सवाल है, दिस इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज अब क्या हो रहा है कि अब आप जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं वो हाइब्रिड बना रहे हैं, कि वो क्लाउड के ऊपर रियल टाइम चल रही हैं। अगर फाइबर कट गई आपकी तो आपके लोकल सर्वर पर उसका बैकअप चल रहा है, जैसे ही इंटरनेट वापस आएगा ये दोनों आपस में सिंक होंगे और डेटा क्लाउड में भी बैकअप हो जाएगा और सिंक हो जाएगा। तो अब आपका हाइब्रिड सिस्टम चलता है, ताकि जो अच्छी एप्लीकेशन है वो हाइब्रिड चल रही हो, ताकि अगर इंटरनेट की डिस्कनेक्शन हो भी जाए, फाइबर ना भी कटे, कई दफा आप ऐसी टेरेन में होते हैं, वहां बारिश हो रही है, इंटरनेट खराब हो गए, फाइबर ऑप्टिक आपकी डोमेस्टिक कट गई, लास्ट माइल आपको मोडम खराब हो गया, तो आपका डेटा जाया ना हो, आप जो भी काम कर रहे हैं वो जैसे ही कनेक्ट होंगे वापस दे विल सिंक। सो अब हाइब्रिड काम हो रहा है और उसी तरफ लोग देखें, तो इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी प्लानिंग, कि जब भी आप इंजीनियरिंग में प्लानिंग करते हैं तो आप डिपेंड करते हैं उस बजट कितना उस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आप उसकी रिडंडेंसी प्लानिंग करते हैं कि अच्छा ये कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लोगों का नेशनल आईडी कार्ड्स पड़े हुए हैं, या इसके ऊपर एयरलाइन की टिकटिंग हो रही है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरी लोग टिकट बुकिंग कर रहे हैं और मेरा सब सिस्टम बैठ जाए। तो फिर आप उसकी रिडंडेंसी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि ये बंद हो गया तो मैं ये कैसे ऑटोमेटिकली लोग इधर चले जाएंगे, और यहाँ ये बंद हो गया तो मैं इनको कैसे लेके जाऊंगा। सो ऑल ऑफ दिस इज ऑलरेडी प्लान, दिस इज व्हाट अ डेटा इंजीनियर वुड already planned, अगर आपने डेटा इंजीनियर सही हायर किया। Right, sir. We have another question. I'm enthusiastic in learning the backends of an ERP so that I could make by myself. How I can do that? How a student can pursue in this particular area if he really wants to learn the backends of an ERP. ठीक है, देखिए ईआरपी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईआरपी होते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक ईआरपी हो सकता है कि एक इंपोर्ट बिजनेस ने अपना बिजनेस कैसे चलाना है, कि इंपोर्ट होगी, वेयर हाउस, पहले वो शिपिंग कंपनी से डेटा कैसे आएगा, उसका क्लियरिंग बिलिंग वगैरह वगैरह सारी होगी, कस्टम पे कैसे कर लेंगे ड्यूटीज, फिर वो वेयर हाउस में आ जाएगा डेटा, फिर उसका डेटा वहाँ कैसे टैग हो रहा होगा, इसकी यूज वगैरह, बारकोड व्हाटएवर आप करें, उसके बाद आप उसको आरएफआईडी टैग्स लगने हैं जो भी होना है, फिर वो किस तरह शॉप्स पे या रिटेल में या आगे कस्टमर्स को कैसे जाएगा, फिर उसकी सारी अकाउंटिंग वगैरह सारी आप कैसे, रिटर्न कैंसिलेशन वगैरह कैसे मैनेज होंगी, डैमेजेस, ये एक बेसिक वैल्यू चेन हो गई। इसके ऊपर आपका एचआर की लेयर होगी, एचआर कैसे हायर होगा, कौन लोग हैं, उनके डेटा क्या है, फिर उसके ऊपर आपको मार्केटिंग की लेयर होगी, उसके नीचे फाइनेंस और अकाउंटिंग की लेयर, तो बेशुमार डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे ऑफ एन ईआरपी प्लेटफॉर्म। तो इसी तरह अगर आप यही ईआरपी उठा के एक हॉस्पिटल का बनाना चाहेंगे तो टोटली डिफरेंट होगा, पेशेंट कैसे आएगा, पेशेंट कैसे जाएगा, लैब टेस्ट कैसे होगा, कब उसको कौन सी रिपोर्ट वो ऑनलाइन देख सकता है, कौन सी नहीं देख सकता, कौन सा डेटा कहाँ सेव होगा, उसका बैकअप कहाँ लिया जाएगा वगैरह वगैरह। आपको कंप्लायंस करनी होगी, सर्टिफिकेशन से पास कंप्लायंस चाहिए होगी मेडिकल के डेटा के लिए, पेशेंट का प्राइवेट डेटा है, सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। यही चीज आप चाहेंगे एक फैक्ट्री में लगाना चाहेंगे तो ईआरपी फर्क हो जाएगा। अब इन सब चीजों को समझने के लिए आइडियली पहली बात तो आपको बिजनेस मॉडल्स और बिजनेस ऑपरेशन या एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको समझने की जरूरत है, मैप करने की जरूरत है कि ये सबके वैल्यू चेन क्या है, और फिर आप उसके हिसाब से। याद रखें कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो एक फैसिलिटेटिंग टूल है, असल गेम सिस्टम बनाना है, वो आपने प्रोग्राम में नहीं बनाना, वो आपने पहले मैप करना है वैल्यू चेन और यूजर जर्नी क्या है। अगर आप वो मैपिंग किए बगैर इंजीनियरिंग कोड बना देंगे तो ये इसी तरह है कि आपने कलर कहार में मोटरवे बनानी है और आपने प्लानिंग के बगैर सड़क बनानी शुरू कर दी, आपको नहीं पता किस पहाड़ में मैंने कितनी एलिवेशन लेनी है,
कहाँ टर्न लाना है, कहाँ ब्रिज बनाना है। सो उसके बगैर आप मोटरवे कभी स्ट्रक्चर नहीं बना सकेंगे। हमेशा वो और 120 की स्पीड पे लोगों को टर्न ना लेना पड़े, गाड़ी स्मूथ चलती रहे और ऐसे कर्व्स बनाने हैं, ये सब चीजें पहले प्लान की जाती हैं। इसी तरह आप स्ट्रक्चर पहले प्लान करते हैं। जो कोडिंग या इंजीनियरिंग है वो एंड पे एक डेवलपर या इंजीनियर का काम होता है। असल काम सिस्टम एनालिस्ट का है, टू प्लान द आर्किटेक्चर कि ईआरपी कैसा आर्किटेक्चर रखेगा। तो वो आपको डिजाइन करने के लिए आपको आई वुड सजेस्ट कि बिजनेस एनालिस्ट वाला जो रोल है वो समझना पड़ेगा कि कैसे अपने बिजनेस की नीड्स को समझना है, उनके प्रोसेसेस को समझना है, उन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना है और उसमें ऑप्टिमाइज करना है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करनी है। तो ईआरपी बनाने के लिए आपको बीपीआर भी समझने की जरूरत है। और फिर टूल्स वाइज बहुत सारे ओपन सोर्स ईआरपी टूल्स पड़े हुए हैं। आई वुड सजेस्ट आप उनमें से कुछ डाउनलोड करें, उनको यूज करें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, उनके प्रोसेस फ्लोज को समझने की कोशिश करें, उनका सिंटेक्स समझने की कोशिश करें, उनके प्रोज एंड कॉन्स देखें किसके क्या हैं, एंड आई थिंक दैट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड द ईआरपी इकोसिस्टम। Right. Thank you, sir. There are a couple of students who have asked कि हम कहाँ से free courses कर सकते हैं. So as you have mentioned, if I take the opportunity to answer this question, sir, there are many platforms. बेटा आप Google पे भी अगर if you can simply write free courses for data analytics, आपको hundreds of options मिल जाएंगे. Otherwise, you can go to Udemy, right? Coursera पे courses available है. Even LinkedIn पे जो है वो courses available है. Learning resources. There's a plethora of learning resources available on LinkedIn as well. करेक्ट। So uh, you know if you really want to learn, there is no limit. It's all about you. It's आप किस extent तक जाके learn. Even Microsoft, I have learned few courses related to Microsoft Power BI. Recently I have gone through 6 modules of Power BI. Those free, they are available as a free course on Microsoft website as well. Okay, Shumaila Gulam Moti, you have asked a question for your articleship. For this, I would like to request you to please get in touch with the business development team of ACCA Pakistan. आप जिस शहर में भी हैं, in all 6 major cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Multan, and Faisalabad, ACCA has an office. So get in touch with someone in the business development team, and they will be able to assist you in getting the articleship, and they will be the right person to advise you in this regard. How financial analysts can use data analytics, sir? A question for you. जी बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। देखें, मैंने आपको बताया कि डेटा, जो आपने देखा मेरी डायग्राम थी, ऊपर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, इधर मैथमेटिशियन है और इधर कंप्यूटर साइंटिस्ट है। अब जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो कोई भी हो सकता है। वो फाइनेंस का काम करना है तो फाइनेंस का बंदा होगा, अगर हेल्थ का काम करे हेल्थ केयर का बंदा होगा, अगर बिजनेस का काम है, फैक्ट्री ओनर का काम है, तो उसके हिसाब से आपकी टीम होगी। तो फाइनेंस में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक एन एग्जाम्पल, वेंचर कैपिटल एक साइड है, उधर बहुत सारा यूज होता है कि कैसे कौन से स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहे हैं, इनमें किस टाइप की इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्या इक्विटी स्ट्रक्चर्स होते हैं और कि कब वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। दैट वुड बी वन वे। बेशुमार आप ऑप्शंस हैं, आप अपनी पिछली आर्काइव्ड डेटा को एनालाइज करके यू कैन कम अप विद अ लॉट ऑफ, जिनको हम कहते हैं एक्सेप्शंस या आउटलायर्स। आप डेटा से आउटलायर्स निकालते हैं कि यार ये हमेशा से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट whatever x अमाउंट थी, एकदम x प्लस y क्यों हो गई है, इस साल क्या हुआ था, what went wrong, what was something different we did, क्यों हमारी एकदम एचआर कॉस्ट बढ़ी या नहीं बढ़ी, कम हो गई, क्यों हमारी सेल्स एकदम ड्रॉप की, क्या हुआ। कुछ चीजें होंगी जिनको हम कहते हैं, जब आप इसके लिए आप करते हैं स्वॉट एनालिसिस और फिर आप डिटेल्स देखते हैं कि क्या हुआ। हो सकता है कि हमारी इंटरनल कोई ऑपरेशनल इशू आया हो सकता है कंपेटिटर कोई नया आ गया हो, उसने हमारा मार्केट शेयर ले लिया, क्या हुआ, व्हाट, क्या हो सकता है कोई टोटली डिस्टरप्ट हो गया हो मॉडल कि जी टेक्नोलॉजी बदल गई थी इसलिए ये चीज बिकनी बंद हो गई। तो सो यू नीड टू, सो आई थिंक जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली साइड पे तो बहुत अपॉर्चुनिटी है टू एनालाइज डेटा एंड हेल्प द रेस्ट ऑफ द बिजनेस अंडरस्टैंड नंबर्स इन अ बेटर वे। एंड इसी तरह टैक्सेशन में आप देख सकते हैं, बेशुमार चीजें हैं। आई थिंक ऑल देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कि आप कैसे इसको लेवरेज कर सकते हैं। So the next question is that is there any possibility of integration between cloud with main server? For example, SAP is connected to company server for which VPN is required to connect. But for same SAP Fiori, which is cloud-based, easily connected without connecting to VPN.
असल सवाल क्या है? Is there एक any क्लाउड और सर्वर। possibility of integrating between cloud and main server, cloud with main server? देखें, बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम कहते हैं दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने। कुछ होते हैं लेगेसी सिस्टम्स, कुछ होते हैं कंटेम्प्रेरी कटिंग एज नई टेक्नोलॉजी आ गई। अब आपका एक पुराना सिस्टम चल रहा है, आपने एक नई टेक्नोलॉजी एक्वायर कर लिया, अब इन दोनों ने आपस में बात करानी है। ये प्रोडक्शन मैनेज कर रहा था, ये अकाउंटिंग मैनेज कर रहा है, या वाइस वर्सा। अब इनको आपस में आपने बात करानी है, तो एक वीपीएन तरीका है, एक एपीआई तरीका है, बेशुमार डिफरेंट तरीके हैं। मेरी एक रिकमेंडेशन होगी आप सबको कि आप लोग इस चीज की डेप्थ में जाने के बजाय कि सिस्टम्स आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, यू शुड वर्क एंड थिंक ऑन अ लेयर अबव दिस एज एसीसी स्टूडेंट। कि इस सिस्टम का काम क्या होना चाहिए, मैंने सिस्टम से आउटपुट क्या लेनी है। सिस्टम की टेक्नोलॉजी बनाना जो है वो कंप्यूटर वालों का काम है, कंप्यूटर साइंटिस्ट का या डेटा साइंटिस्ट। आपका काम ये होना चाहिए कि मैंने एज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट मैंने इससे क्या निकालना है, मैंने डेटा किस टाइप का एनालाइज करना है, मैंने रिपोर्ट कैसी जनरेट करनी है, किस टाइप का डैशबोर्ड बनाना है मैंने मैनेजमेंट के लिए। आई थिंक दैट इज वेयर यू गाइस शुड फोकस। ये टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट तो ये तो जो आप बात करें बेसिकली दिस इज द डेव ऑप्स इशू, इसको हम कहते हैं डेव ऑप्स, DEVOPS। डेव ऑप्स की जो टीम है ये उनका काम होता है कि दो सिस्टम्स आपस में कैसे कनेक्ट करें और सही चलते रहें इवन एंड हाई ट्रैफिक टाइम्स, बट दिस शुड नॉट बी kind of focus on the ACCA side. Right, sir. So the next question is cloud have some issues like enable now is product of SAP, but one issue there will be no log maintaining. If any individual deleted anything, you are unable to retrieve. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये क्लाउड का प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रैफिक सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी का प्रॉब्लम हो सकता है। एक गाड़ी में अगर कोई चीज खराबी आ गई तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रैफिक सिस्टम का प्रॉब्लम है। सो क्लाउड देखें, ये तो जो आप कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है ना, वो जो आप डिजाइन करेंगे वो वही आपको आउटपुट देगा। अगर आपने उसमें बैकअप डिजाइन नहीं किया, अगर आपने उसमें सिस्टम की इंटेग्रिटी डिजाइन नहीं की है, अगर आपने उसके अंदर लॉग्स नहीं डिजाइन किए तो लॉग नहीं बनेगी। अगर आपने उसमें लॉग्स डिजाइन किए तो लॉग बन जाएगी। तो टोटली डिपेंडेंट है उस इंजीनियर पे जिसने इसको डिजाइन किया। So this is not dependent on any. This is not a cloud inherent issue. This is a programming challenge. कि अगर प्रोग्रामर नहीं अच्छा था, जिसने प्लान ही नहीं किया था रिडंडेंसी का, तो फिर उसका कोई हल। Right, क्रैश sir. इन क्रैश आउट। Another question we have, how can we use bots to deal with customers? Please specify any service provider as well. जी, इसमें बहुत सारे हैं, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, आई डोंट वांट टू रियली नेम एनी वन ऑफ देम, बट बॉट्स का काम जो होता है वो एक कॉन्वर्सेशन को या एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने का है, जो रेपिटेटिव टास्क है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरी जो रोज आके मुझसे लोग सवाल करते हैं, हेलो हाउ आर यू, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द येलो शर्ट और द ब्लू जॉगर और वट एवर एक्स फूड, दिस इज समथिंग विच आई माइट वांट टू ऑटोमेट। तो बॉट्स क्या करते हैं, वो आप उन चैट के अंदर से कीवर्ड्स पिक करके उसके हिसाब से एक ह्यूमन लाइक आंसर देने की कोशिश करते हैं। एक ह्यूमन लाइक आंसर होता है, या वो एज अ वॉइस होगा या एज अ चैट होगा। वो कोशिश करेंगे कि उस सवाल में से कुछ डिसाइफर करके इंफॉर्मेशन उसकी बेसिस पे डेटा लाकर कस्टमर को जवाब में दिखा दें। कोशिश ये होती है कि जो कॉल सेंटर एजेंट्स एक बिजनेस के बैठे हुए हैं, अगर वो 10 लोग बैठे हुए हैं और सवाल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि 100 लोगों वाले सवाल हैं, तो कुछ सवाल ऑटोमेटेडली आंसर कर दिए जाएं, ताकि जो 10 लोग बैठे हुए हैं उनके पास सिर्फ वो सवाल आते हैं जो कंप्यूटर खुद ऑटोमेट बॉट नहीं आंसर कर सक रहा, तो वो इनके पास सवाल आ रहे हैं और ये फिर उनको आंसर कर दें। तो बहुत सारी बॉट कंपनीज हैं, जो कि कोई फेसबुक की चैट बॉट है वो उसको ऑटोमेट कर रहा है, कोई आपका किसी तरह से आपस में इंटीग्रेशन को या एक प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा। तो टन्स ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी ऑटोमेटेड एंड स्केल्ड यूजिंग बॉट्स। Right, sir. Can you give some insight on an appropriate BI or data analytics stack for boutique e-commerce solution? आपके लिए तो बड़ा सिंपल, आई वुड से देयर आर फ्यू स्टेजेस। सो दो बुटीक ऑनलाइन अगर आपने ई कॉमर्स का सोल्यूशन है तो व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले तो आपके गूगल एनालिटिक्स आपको पता होना चाहिए अपनी वेबसाइट के, सबसे इंपॉर्टेंट की। और इसकी बाय द वे फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, जैसे अभी पहले अलमा साहब ने भी हाईलाइट किया कि बहुत सारी अवेलेबल है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बिल्कुल बेसिक एनालिटिक्स समझना चाहते हैं कि कैसे डेटा को एनालाइज किया जाता है,
तो गूगल एनालिटिक्स का एक फ्री ऑनलाइन उनकी एनालिटिक्स एकेडमी के नाम से है, उसके कोर्सेज अवेलेबल है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट। एक और चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा आप सबको, दैट इज कॉल्ड गूगल गराज, डेटा गराज शायद, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं तो देयर इज फेसबुक ब्लूप्रिंट की उनकी सर्टिफिकेशन है, उसके अंदर उनका डैशबोर्ड का है पूरा कि कैसे वो एनालिटिक्स दिखा रहे हैं पेज के और सारे। आई थिंक दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स करने के बाद आपको पावर बीआई पे जाना चाहिए। सो पावर बीआई एनालिटिक्स से जरा एक स्टेप एडवांस्ड हो जाएगा और आपको ज्यादा बेहतर एनालिटिक्स निकलने शुरू होंगे, एडवांस्ड होंगे। इसके ऊपर चले जाएंगे तो बिग डेटा एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग वाला आपको आ जाएगा, जिसके लिए आप आर लैंग्वेज यूज कर सकते हैं या थर्ड पार्टी डेटा साइंस हायर करें साइंटिस्ट जो कि आपके इस सारे डेटा को एनालाइज करके आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके दें। बट बेसिक इज गूगल एनालिटिक्स एंड फेसबुक पेज के एनालिटिक्स। उसके ऊपर आप you can build Power BI and then further go deeper into that. Right. So finally, I would like to ask one question to you, Badr Sahab. Badr Sahab, your two Sure. cents to students, right? Uh, how they can sharpen their skills in terms of data analysis, data mining, right? How simply, because uh, I'm also doing a lot of work within the organization for data mining, data analysis, right? So I know there are many tools, right? When I started doing this 5 years back, I was also lost. There was a time, right? So uh, can you identify some tools or can you give some tips to the students so that they know where to start and there is no limit. It's up to them where they want to land, right? How far they want to go. So what is the beginning, from where they should begin, if I ask you? Very good question. जी बिल्कुल, very good question. So एक तो मेरी साहब लर्निंग ये है कि जनरली हमारे यहाँ पाकिस्तान में खास तौर पे हम लोग ना टूल पे बहुत फोकस करते हैं कि मुझे हदूप आना चाहिए या मुझे बिग डेटा के लिए मोंगो डीबी आनी चाहिए या क्या आना चाहिए टूल। द चैलेंज इज दीज टूल्स कीप ऑन चेंजिंग। जिस आपने कहा आपने 4-5 साल पहले अगर शुरू किया तो आपने नोटिस किया होगा कि टेक्नोलॉजीज बदलती जा रही हैं, रोज नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई नया फीचर आ जाता है, कुछ हो जाता है। द आइडिया शुड बी टू लर्न द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा साइंस। प्रिंसिपली ये काम क्या करता है, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, what do I need to get out of it, why should I use data science, why should I use analytics, why should I do this, how would it help my business or someone else's business where I work। तो पहले तो लॉजिक समझने की कोशिश करने की जरूरत है और उस लॉजिक को बनाने की कोशिश करने की जरूरत है। जब आप उस लॉजिक को बना लेंगे तो फिर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट साइंस कैन बी डन इजीली, बिकॉज अगर आपने ऊपर फ्रेमवर्क नहीं सही डिजाइन किया होगा तो नीचे टेक्टिकल काम जितना मर्जी कर लें आपको समझ नहीं आएगी कि मैं उससे निकालना भी क्या है, अगर ऊपर वाला लार्ज स्ट्रेटजी वाला पार्ट आपका ठीक नहीं होगा। तो इट इज मिशन क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप दैट सेंस ऑफ बिजनेस एनालिसिस कि मुझे कैसे डेटा साइंस को इस्तेमाल करना है अपनी बिजनेस की बेहतरी लाने में या अपने किसी भी काम की बेहतरी लाने में, और फिर उसकी बेसिस पे मैं टूल्स की तरफ आऊं। Tools should not be the number one thing I should focus on. I should focus on understanding the business analysis part and putting a structure to it. I think that is far more important. और फिर जो भी टूल्स हों, टूल स्टैक, कोई भी टेक स्टैक लेंगे, टेक स्टैक, हर टेक स्टैक के कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं, आपको उसके हिसाब से रियल टाइम यूज केसेस को देखते हुए डिसाइड करना है। तो मैंने तो अगर आपने एक कीड़ी को मारना है और आप एक बंदूक ले आए हैं तो certainly not the right thing to do। तो काम की नौयत के मुताबिक टूल की चॉइस करना इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आपको मल्टीपल टूल्स की बेसिक सेंस होनी चाहिए ताकि आप उसके हिसाब से देख सकें कि आपने कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, ताकि आप उस ये ना हो कि आप जो है वो रिसोर्सेज ज्यादा और आउटपुट छोटी निकल रही हो। तो आपको अप्रोप्रिएट टूल बहुत जरूरी है प्लानिंग के लिए। आई थिंक दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द टूल इटसेल्फ। टूल्स के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, इनको टूल्स आते होंगे but they can't strategize। And I expect and assume that ACC students should be doing the strategy and the analysis part and leveraging the tools to be done by computer science people or bringing them together into that team and getting it done with them. That would be, I mean, I think R is probably, Python or R are probably the two magic tools which can help you a lot if you really want to focus on the tools.
Right. On behalf of ACCA Pakistan and our student affiliate and member body, right, I would like to extend my special thanks to Badr Saab, to you for taking out your time and sharing your rich experience, guiding our student how they can use the tool and become a data analyst, right? So thank you very much for that. And my last message for the student that will be live again, inshallah, on Thursday, 14th January 2021 at 4 p.m. with another area of focus, that is the board of director, with another guest speaker, a new guest speaker. So thank you very much. Stay tuned and I look forward to meeting you again on 14th. And thank you very much, Badar Saab, again. Thank you, Ji. बहुत शुक्रिया अल्मा साहब, थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंटली Allah लिसनिंग। Hafiz.